नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती का पद्य पाठ चांदनी रात देखने वाले हैं। इनके रचयिता है कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। आपका जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश के जिला झांसी चिरगांव में हुआ। खड़ी बोली के वो महत्वपूर्ण कवियों में से हैं। उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी रचनाओं में देश प्रेम, समाज सुधार जैसे विचार केंद्रित है। अब उनकी ज्यादातर जो कविताएं हैं वह रामायण, महाभारत और बुद्ध के समय की है। हमारी भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त जी को 1954 में पद्म भूषण उपाधि देकर अलंकृत किया है। अब उनकी जो कृतियां है वह हम देखेंगे। पहले देखेंगे महाकाव्य। उन्होंने जो महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे, नाटक लिखे हैं, तो उसमें जो महाकाव्य है वह है साकेत और यशोधरा। अब साकेत, इस महाकाव्य में लक्ष्मण जी की जो पत्नी है उर्मिला, उनके जीवन का चित्रण किया गया है। और यशोधरा में हमारे गौतम बुद्ध जी की जो पत्नी है यशोधरा, उनका जीवन चित्रण किया गया है। जो खंड काव्य है वह है जयद्रथवध, पंचवटी, जो हमारा पद्यांश है चांदनी रात, जो पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। और तीसरा है भारत भारती। उसी तरह कुछ नाटक की रचनाएं भी उन्होंने की है। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, हिडिंबा जैसे नाटकों की रचना की गई है। अब पहले हम महाकाव्य और खंड काव्य, इन दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। अब महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार होता है। और खंड काव्य में जिसकी विशेषता है, अब खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है, इसमें विविधता और विस्तार नहीं होता। इस खंड काव्य में प्रासंगिक कथाओं में स्थान नहीं मिलता। एक ही छंद का प्रयोग खंड काव्य में किया जाता है। कथा वस्तु पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित होती है। खंड काव्य में श्रृंगार या करुण रस की प्रधानता होती है और उद्देश्य महान होता है। चांदनी रात, इस कविता में जो प्राकृतिक सौंदर्य है चांदनी रात का, उसका मनोहरी वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। कविता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना।
जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। नमस्ते छात्रों, आज हम चांदनी रात इस कविता का आशय देखने वाले हैं। पहली पंक्ति है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अब इसमें चारु का अर्थ है सुंदर, जल पानी, थल जमीन, अवनी पृथ्वी, वसुंधरा अंबर आकाश। अब कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदरता का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। रात्रि के समय चांदनी की चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई प्रतीत होती है। वह जल और थल में सभी या थल यानी जमीन में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी और समूचे आकाश मंडल पर फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यानी चांदनी रात का जो वर्णन है, बहुत ही मनोहरी वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। अब आगे की पंक्ति है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब इसमें पुलक यानी आनंद, खुशी, प्रकट करना, व्यक्त करना, हरित हरि, तृण यानी घास, तरु पेड़ पौधे। अब यहाँ इस पंक्ति में इस अवसर पर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी प्रसन्नता या खुशियाँ पृथ्वी पर जो घास है उस घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत लगता है जैसे वे भी अपनी खुशियाँ प्रकट कर रहे हैं। आगे, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध यानी शांत, स्वच्छंद जिस पर किसी का अंकुश ना हो, मनमानी काम करने वाला, सुमंद धीमी गति से, निरानंद निराश उदास। अब देखिए यहाँ कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ सुंदर चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है, जैसे ये रात थम सी गई है। ये एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता है, यानी कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। आगे है, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। अब यहाँ नियति यानी भाग्य, किस्मत या प्रकृति, कलाप यानी मर्म की बात। अब यहाँ कवि ने कहा है कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप पहले जैसे ही चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। अब रात्रि का समय है, सभी और शांतता है, सब दुनिया सो गई है, फिर भी प्रकृति में जो उसके कार्य है वह अपने ही शांत रूप से चल रहे हैं। इस रात्रि के इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति पर या प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। अब आगे है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अब रात्रि के समय धरती पर जो ओस की बूंदे यानी जो पानी की बूंदे होती है ना, रात के समय जो घास होती है उस घास पर वो ओस की बूंदे इधर उधर हमें दिखाई देती है। लेकिन सुबह जब हो जाती है यानी रवि अर्थात सूर्य आता है तो वो क्या करता है, उस ओस की बूंदों को बटोर लेता है। यानी सूरज का प्रकाश पड़ता है तब जो ओस की बूंदे है उसकी भाप बन जाती है सूर्य, और वह जो बूंदे है वह संध्या रूपी धरती को उपहार के रूप में दे जाता है। यानी दोपहर और रात्रि का जो समय होता है उसके बीच की जो स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, संध्या कहते हैं। इस समय प्रकृति को एक नया रूप दे जाता है। इसमें रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। आगे की पंक्ति है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर